देश में चुनावी बिगुल एक बार फिर से बज चुका है, या फिर ये कह ले कि देश एक बार फिर से चुनावी मोड में जाने को तैयार हो चुका है। दोस्तों, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस हरियाणा और जम्मू कश्मीर को लेकर हो चुकी है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि चुनाव की तारीखों से पहले ही क्या बीजेपी के साथ बहुत बड़ा खेल हो गया, ऐसा खेल जिससे उबर पाना बीजेपी के लिए आसान नहीं होगा। दोस्तों, चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले भी चुनाव आयोग पर आज सुबह से कई लोगों ने सवाल खड़े किए। अगर आप विस्तार से वो खबर देखना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन अब जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी है तो हर किसी का सवाल यही है कि जो अधूरा काम जनता ने इस लोकसभा चुनाव में छोड़ा, क्या जनता इस विधानसभा चुनाव में वो काम पूरा कर देगी? दोस्तों, ये जो विधानसभा चुनाव है ना, खास तौर पर मैं हरियाणा की बात कर रही हूँ, बीजेपी के लिए एक ऐसी खतरे की घंटी है जहां से बीजेपी का, जिसे आप हिंदी पट्टी कहते हैं ना, हिंदी पट्टी से बीजेपी का सफाया होने की एक तरह से दूसरा कदम होगा। अगर हरियाणा में बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करती है तो जो सिलसिला उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के नतीजों से शुरू हुआ था, हिंदी पट्टी से बीजेपी का सफाया, वो सिलसिला आगे बढ़कर हरियाणा दूसरा कदम के तौर पर उस पर लिया जाएगा। क्यों हरियाणा में बीजेपी फंस चुकी है इतनी बुरी तरह कि उसके समझ नहीं आ रहा, करे तो करे क्या, जाए तो जाए कहां। और अब चुनाव की तारीखें आने के बाद कांग्रेस और बीजेपी की अंदर की खबर मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों, सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस टैली को देखें। बहुत ही बढ़िया टैली बनाई है जनसत्ता ने। इसमें बताया गया है कि 2009 में, 2014 में और 2019 के विधानसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें मिली थी। दोस्तों, हरियाणा की विधानसभा वैसे तो छोटी है, 90 सीटों की है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे आप इस टैली को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि जो मूड है, जो ट्रेंड है, वो हरियाणा का किस ओर जा रहा है। देखिए, 2009 में जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब कांग्रेस को यहाँ सीटें मिली थी 40, सरकार बनाई थी कांग्रेस ने। उसके बाद वो घटकर मोदी लहर में सवार होकर हरियाणा में प्रचंड बहुमत की बीजेपी ने सरकार बनाई और 40 से ये टैली घटकर आ गई सीधे 15। लेकिन आपको जानकर और हैरानी तब हो जाएगी जब ये 15 से टैली सीधे बढ़कर हो गई 31। कब? जब 19 के विधानसभा चुनाव हुए। हरियाणा के साथ आप ये प्लस कह लीजिए, माइनस कह लीजिए, एक बड़ी दिलचस्प चीज है कि ये चुनाव हमेशा लोकसभा चुनाव के कुछ महीने बाद ही होता है, हरियाणा का विधानसभा चुनाव। तो बड़ा सवाल ये है कि इस लोकसभा चुनाव में जो ट्रेंड देखने को मिला, 10 में से 5 सीटें कांग्रेस ने छीन ली बीजेपी से। वो बीजेपी जहां हरियाणा में क्लीन स्वीप करके कामयाबी हासिल कर चुकी थी, उस बीजेपी के पसीने छूट गए। 5 सीटें जीतना अपने आप में बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो क्या यही ट्रेंड आगे भी जाता रहेगा? क्योंकि जो ट्रेंड आंकड़ों का मैंने आपको 2009, 2014 और 2019 का बताया, बड़ा दिलचस्प बीजेपी के लिए भी है। ये देखिए, बीजेपी को 4 सीटें मिली थी 2009 में, जस्ट 4, ओनली 4, और सीधे 4 से बीजेपी 47 पर आ गई, मतलब 47 पर आ गई। कितना बड़ा जंप है। मोदी लहर पर सवार होकर आई थी बीजेपी, के पास कोई सीएम कैंडिडेट भी नहीं था, मनोहर लाल खट्टर को सीएम बनाया गया था। लेकिन 47 के बाद बीजेपी में गिरावट आई और 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी 40 में आ गई। हालत ये हो गई कि बीजेपी को इसके बाद जेजेपी के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी, जिसने अपने पहले चुनाव में बहुत शानदार परफॉर्म किया, 10 सीटें लेकर। फिर जेजेपी की तरफ से दुष्यंत चौटाला डिप्टी सीएम बने। हालांकि चुनाव से ठीक पहले सारा खेल फिर पलटा और बीजेपी ने जेजेपी से गठबंधन तोड़कर अपना सीएम सहित पूरा का पूरा कैबिनेट बदल दिया। तो बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि हरियाणा में बीजेपी के पास चुनौतियां ही चुनौतियां हैं। सबसे महत्वपूर्ण चुनौती तो बीजेपी के पास ये है कि बीजेपी के पास कोई चेहरा नहीं है। दोस्तों, हरियाणा की राजनीति को मैंने बड़े करीब से देखा है और मैं मानती हूँ कि बीजेपी के लिए ना 2014 एक बहुत इंपॉर्टेंट लम्हा था। एक ऐसे राज्य में उसने प्रचंड बहुमत की सरकार बनाई थी जहां उसका कोई संगठन नहीं था। आप खुद देखिए, 2009 में जो बीजेपी 4 पर थी वो 2014 में 47 पर आ गई। लेकिन बीजेपी ने इस अवसर को उस तरह से नहीं भुनाया जिस तरह से वो भुना सकती थी। मतलब मनोहर लाल खट्टर एक बहुत ही अंडर परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री है, मुझे लगता है। बल्कि मुझे लगता है कि जिस संगठन को विस्तार के तौर पर बीजेपी हरियाणा में इस्तेमाल कर सकती थी 2014 के अपने मैंडेट को, मनोहर लाल खट्टर उसमें फेल रहे। ये प्रमाण खुद खट्टर ने दे दिया जब वो अपने दम पर, अपने नेतृत्व में 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बहुमत भी नहीं दिला पाए। उसके बावजूद भी उनको सीएम बनाया गया क्योंकि वो मोदी जी को अपने वक्त में एक बार स्कूटर में बिठाकर हरियाणा घुमा चुके हैं। हालांकि चुनाव से पहले मोदी जी को एहसास हो गया तो खट्टर साहब को दिल्ली बुला लिया गया और नायाब सिंह सैनी को सीएम बना दिया गया।
दिक्कत अब बीजेपी के साथ ये है दोस्तों हरियाणा में कि बीजेपी नॉन जाट राजनीति करना चाहती है। नायाब सिंह सैनी को सीएम बनाकर पिछड़ों की राजनीति करना चाहती है। 36 बिरादरी में जाटों को साइड करके दूसरी बिरादरी के लोगों को अपने साथ गोलबंद करना चाहती है, लेकिन राजनीति में ऐसा होता नहीं है दोस्तों। नायाब सिंह सैनी को बीजेपी ने सीएम तो बना दिया, लेकिन क्या बीजेपी इस बात का जवाब दे पाएगी कि सैनी साहब पूरे हरियाणा में घूमकर बीजेपी को जिता सकते हैं? क्या सैनी साहब इतने बड़े ब्रांड हैं, इतने बड़े मुख्यमंत्री बन चुके हैं, इतने इंपॉर्टेंट चेहरा बन चुके हैं, पैन हरियाणा चेहरा बन चुके हैं कि उनको जाट मतदाता भी वोट दे देगा? वो जाट जो पहले से ही बीजेपी से खुन्नस खाया हुआ है। इस लोकसभा चुनाव में कई गांव में बीजेपी के नेताओं को घुसने नहीं दिया गया। जेजेपी के दुष्यंत चौटाला को हाथ जोड़ के माफी मांगनी पड़ी, जिसने 4 साल बीजेपी के साथ सरकार चलाई, उसकी ऐसी गत हुई। तो आप सोचिए विधानसभा चुनाव में क्या होगा। और विधानसभा चुनाव में तो एक और फैक्टर ऐड ऑन हो गया है, विनेश फोगाट। दोस्तों विनेश फोगाट को जिस तरह से ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई किया गया, उसमें किसी की कोई गलती नहीं है, कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है। उनकी टीम की गलती हो सकती है, उनके सपोर्ट स्टाफ की गलती हो सकती है, लेकिन जो मैसेज जाता है ना, बड़ा खतरनाक मैसेज जाता है। क्योंकि विनेश फोगाट न केवल जाट बिरादरी से आती हैं, बल्कि वो महिला पहलवान है जिन्होंने बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई महीनों तक जंतर मंतर पर धरना दिया। वो तस्वीरें भी लोगों के जहन में आज भी याद है कि जाट की बेटी को किस तरह से दिल्ली पुलिस ने, अमित शाह की पुलिस ने बूट तले कुचला था। इसके अलावा किसान आंदोलन का असर अब तक बीजेपी की डबल इंजन सरकार हरियाणा में खत्म नहीं कर पाई है। ऊपर से आप सोच लीजिए जो आसमान से गिरे खजूर में अटके वाली स्थिति अग्निवीर ने के दी। हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जहां पर बहुत बड़े स्तर पर इंस्टीट्यूट्स चलते हैं और यहां बच्चों को छोटी उम्र में तैयारी करवाई जाती है सेना की भर्ती के लिए। वो इंस्टीट्यूट्स बंद हो चुके हैं क्योंकि अग्निवीर की वजह से बहुत बड़े स्तर पर युवा अब सेना में नहीं जाना चाहते। दोस्तों अग्निवीर को लेकर मोदी जी भले ही बहुत तारीफ करें इस योजना की, लेकिन अगर बीजेपी को लगता है कि अग्निवीर इतना बढ़िया फैसला है तो इस चुनाव में बीजेपी को अग्निवीर के नाम पर वोट मांगना चाहिए। अगर मोदी जी खुद इसकी तारीफ करते हैं, राजनाथ जी इसको वर्ल्ड क्लास की योजना बनाते हैं, तो हरियाणा में बीजेपी की क्या हिम्मत है कि वो अग्निवीर के नाम पर वोट मांग ले। वहीं दूसरी ओर आप कांग्रेस की बात करें दोस्तों, तो मैं चाहती हूं कि आप एक और आंकड़ा दें। दोस्तों इसमें वोट शेयर दिया गया है। दोस्तों 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का वोट शेयर था 28.51%, 28.51%, जो बढ़कर 2024 के लोकसभा चुनाव में डबल हो गया। देखिए 43.67%, मतलब जबरदस्त उछाल कांग्रेस पार्टी ने देखा है केवल लोकसभा चुनाव के ट्रेंड्स को अगर आप देखें। वहीं बीजेपी मुंह के बल गिरी है, जो 58.21% वोटिंग प्रतिशत था 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी का, वो घटकर 46.1% हो गया। और ये अपने आप में यही वजह है कि बीजेपी के हाथ से 5 सीटें छीन ली कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा के अंदर। हालांकि दोस्तों कांग्रेस के आगे भी बहुत चुनौतियां हैं, बीजेपी के आगे तो बहुत सी चुनौतियां हैं ही हरियाणा में, लेकिन कांग्रेस भी बहुत चुनौतियों से घिरी हुई है। जिस तरह की लड़ाई कांग्रेस के भीतर मची हुई है कुमारी शैलजा गुट और भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गुट को लेकर, कांग्रेस को वक्त रहते हर हाल में इस लड़ाई पर काबू पाना होगा। दोस्तों अपनी आंतरिक गुटबाजी की वजह से पिछली बार भी कांग्रेस हरियाणा में जीतते जीतते हार गई थी। अगर उस गुटबाजी पर लगाम नहीं लगा पाई, जो कि बहुत सीरियस स्तर पर पहुंच गई है, तो ऐसा ना हो कि ऐन वक्त में घर में लगी लड़ाई की वजह से बीजेपी से ये जीता हुआ चुनाव कांग्रेस हार जाए। क्योंकि जब बड़े नेताओं का गुट आपस में खुलेआम इस तरह एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करता है, जो कि कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का गुट कर रहा है, तो ये पार्टी के संगठन को भीतर से कमजोर करता है। ये बहुत जरूरी है कि कांग्रेस आलाकमान इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी फैसला ले, क्योंकि अब तो चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, अब तो प्रचार भी शुरू हो चुका है। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि एक ऐसा राज्य जहां हमेशा से सीधे कांग्रेस बीजेपी की टक्कर रही है, जहां पर इनेलो या फिर जेजेपी अभी भी कोई बहुत बड़ी शक्ति नहीं है, क्या वहां अगर कांग्रेस पार्टी बीजेपी को पटखनी दे देती है, तो क्या हिंदी पट्टी से बीजेपी की उल्टी गिनती, जैसा कि मैंने कहा यूपी से शुरू हुई थी, वो हरियाणा से आके दूसरे राज्यों तक भी आएगी? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके दोस्तों चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन, ये 2 ऑप्शंस हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।